नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो एमपीपीसीएस के द्वारा जो है एग्ज़ाम आयोजित की जाने वाली है। उसमें जो है बजट से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं और जो प्रश्न में जो है पेपर में जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, उसी के संबंध में जो है कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूरा वीडियो है। पहला वीडियो जो है हो चुका है, ये इसका पार्ट 2 है। और इसमें जो है अभी तक हमने जो है धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बारे में जो है हम दोनों को जो है तुलनात्मक तौर पे हम जो देख रहे थे धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में, इससे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। चाहे कंटीजेंसी यानी आकस्मिक निधि हो या भारत में कब शुरुआत की गई है बजट की, तो इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं और प्रश्न जो है इसमें किस तरह से पूछे जाएंगे इस पे जो है हम चर्चा करेंगे। तो ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 जो है उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और इससे कम से कम 5 से 6 प्रश्न जो है 100% जो है आएंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 से बहुत सारे प्रश्न जो है दोस्तों पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर किसी भी यूनिट से अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस दोनों वीडियो से कम 5 से 6 प्रश्न जो है 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, और अभी पिछले साल जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इन दोनों वीडियो से ही 5 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाएंगे, इस साल भी पूछे जाएंगे। जो रह गए हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे, तो इसलिए जो है इसको विशेष तौर पर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम ये पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार जो है हम इसको सरसरी निगाहों से एक बार हम देख लेना चाहते हैं धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को। तो दोस्तों, जो धन विधेयक है और वित्तीय विधेयक है, दोनों में सिंपल सा मतलब दोनों में जो अंतर है कि धन विधेयक को भारतीय अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत जो है बताया गया है, वहीं वित्तीय विधेयक को 117 के तहत बताया गया है। ठीक है, दोनों अनुच्छेदों को आपको बारे में पता होना चाहिए कि 117 जो है वित्तीय विधेयक कह रहा है और एक धन विधेयक कह रहा है। ठीक है, धन विधेयक जो है कि नहीं ये कौन बताएगा? तो लोकसभा का स्पीकर के द्वारा जो है बताया जाएगा, या उनका अधिकार है कि वो धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है ये बताने का अधिकार जो है स्पीकर के है, लोकसभा के अध्यक्ष को है। वहीं वित्तीय विधेयक को स्पीकर के द्वारा समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी उनको जरूरत नहीं है उनको बताने की, वो अपने आप समझ लिया जाता है कि वित्तीय विधेयक है। बट धन विधेयक को बताने की आवश्यकता होती है, वो भी स्पीकर के द्वारा। स्पीकर बताता है, जब तक उसका सिग्नेचर यानी उसके द्वारा ये कथन नहीं आता तब तक नहीं माना जाता कि धन विधेयक है, यानी वो मोहर लगाता है। ठीक है, मोहर लगती है स्पीकर की, लोकसभा अध्यक्ष की, कि यही धन विधेयक है। बट वित्तीय विधेयक की इसकी कोई जो है आवश्यकता, समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नंबर 3 है धन विधेयक जो है अनिवार्य रूप से में वित्तीय विधेयक होते हैं। यानी कहने का मतलब कि सभी जो धन विधेयक है वो अपने आप वित्तीय विधेयक माना जाएगा। ठीक है, बट सारे वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब जो धन विधेयक से संबंधित जो भी प्रावधान है वो राज्यसभा को सीमित अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई धन विधेयक है, मोहर लग गई स्पीकर की, अब वो और लोकसभा में पास हो गया, अब वही गया कहाँ? राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जब गया तो उसमें जो है राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकती, बल्कि सिफारिशें कर सकती हैं, और उन सिफारिशों को मानना ना मानना लोकसभा का काम है। ज़रूरी नहीं कि वो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बताना चाह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राज्यों की परिषद धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की सिफारिश अनिवार्य नहीं है। ठीक है, राज्यसभा की सिफारिशें करें चाहे ना करें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब वित्तीय विधेयक में क्या है कि राज्यसभा को वित्तीय विधेयक में बदलाव करने या यहाँ तक कि अब स्वीकार करने का अधिकार है। वित्तीय विधेयक में जो है राज्यसभा क्या कर सकती है? बदलाव को भी करवा सकती है, उसे अस्वीकार कर सकती है, बट धन विधेयक में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक हो सकते हैं, बट सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक नहीं हो सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होंगे, बट सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। ठीक है, इसमें धन विधेयक संबंधी राज्यसभा को क्या है? सीमित अधिकार प्राप्त है, लिमिटेड उसको जो है अधिकार प्राप्त है, और उसी अधिकार के तहत जो है वो केवल कुछ सिफारिशें कर सकती हैं और मानना न मानना उन पर डिपेंड करता है लोकसभा में। बट वित्तीय विधेयक में जो है बदलाव भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि
धन विधेयक है, ये देखिए धन विधेयक, राष्ट्रपति धन विधेयक को या तो स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति नहीं दे सकता। दो ही रीज़न है, ठीक है, यस और नो, बस यही होगा, यस और नो। पर वित्तीय विधेयक में राष्ट्रपति पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और उसे वापस सदन में फिर से भेज सकता है। आप समझिए, कोई धन विधेयक है, राष्ट्रपति उसे मंजूरी देगा या नहीं देगा, ठीक है। मान लीजिए मंजूरी दे दिया तो क्या होगा, उस पर पुनर्विचार करने के लिए संसद में पुनः वापस नहीं कर सकता। बट वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति वित्तीय विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए सिफारिश भी कर सकते हैं और सदन में वापस जो है लौटा भी सकते हैं। बट ये नहीं कर सकते, ये धन विधेयक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि या तो वो परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो फिर वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। भाई अगर कोई परमिशन दे रहा है फिर इसको वापस कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बट उसमें क्या हो रहा है, उसमें सारी चीज़ें जो है पॉसिबिलिटी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संभावना नहीं होती है। धन विधेयक में संभावना नहीं होती, बट वित्तीय विधेयक में गतिरोध यानी डेडलॉक की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आदेश दे सकते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्यों, क्योंकि ये प्रश्न इस बार पूछा जाने की संभावना है। क्या धन विधेयक में संसद की संयुक्त बैठक हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक है। अब क्यों नहीं हो सकती वही बता देता हूँ मैं। और वित्तीय विधेयक में हो सकती है। अब समझिए कि धन विधेयक में संयुक्त बैठक क्यों नहीं हो सकती। संयुक्त बैठक का क्या मतलब होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर जो है सहमति न बने तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बट यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता धन विधेयक में। सवाल क्यों नहीं उठता? सवाल दोस्तों इसलिए नहीं उठता है क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा को सीमित शक्तियां प्राप्त है। वो सिफारिश कर सकता है और सिफारिश मानना ना मानना जो है लोकसभा पे डिपेंड करता है। यानी लोकसभा जो चाहेगा वही कहेगा। अगर लोकसभा चाहता है कि पारित, और लोकसभा चाहेगा ही, तो लोकसभा अगर चाहता है कि पारित हो जाए तो अपने आप पारित हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब वहीं अपार्ट फ्रॉम दूसरी अगर हम देखें तो वित्तीय विधेयक में क्या है कि अगर राज्यसभा ने कोई क्वेरी उठा दी तो क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। यानी राज्यसभा उसको सिफारिश भी कर सकता है, अपनी सिफारिश दे भी सकता है और उसको अस्वीकार भी कर सकता है। तो लोकसभा को मानना पड़ेगा, तो इसलिए गतिरोध हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके लिए संयुक्त बैठक जो है प्रावधान है। बट इसमें प्रावधान है ही नहीं है क्योंकि वो एक तरफा रहता है, ठीक है। और वो भी 14 दिन के अंदर। मान लीजिए कोई विधेयक, धन विधेयक है, पूरा पारित कर दिया गया है, राज्यसभा में गया है, 14 दिन तक केवल जो है राज्यसभा में रहेगा, नहीं तो स्वतः पारित माना जाता है। तो ये 14 दिन जो है इम्पोर्टेंट है, इसको रट लीजिए, पूछा जाएगा। ये जो वीडियो है दोस्तों, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कुछ चीज़ें नई आई हैं, पढ़ देखते हैं आगे हम। संविधान के अनुच्छेद 110 में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया का निहित है तथा उसे पारित करने के लिए 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत वह राज्यसभा में विचार के लिए जाता है, ठीक है। अब हम धन विधेयक में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जो कि उसको क्या कुछ प्रावधान है, ठीक है। धन विधेयक जो 110 में बताया गया है और वो पारित होने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है, ठीक है, जो 109 के तहत जो है जिसका प्रावधान है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, किसको? राज्यसभा को, अन्यथा इसे स्वतः ही पारित माना जाता है। 14 दिन में दे दिए पारित, अपनी मतलब 14 दिन का बता दिया, हाँ ठीक है आगे बढ़ा दीजिए, तो ठीक है। नहीं करोगे तो अपने आप जो है उसको समझ लीजिएगा पारित हो गया है। इसलिए तो जरूरत नहीं पड़ती संयुक्त बैठक की, ऐसे याद रखिए। लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं है कि राज्यसभा की सिफारिशें माने, यानी लोकसभा जरूरी नहीं समझता कि धन विधेयक पे जो है राज्यसभा की कोई राय ली जाए। यदि लोकसभा किसी भी प्रकार की सिफारिशों को मानता है, मान लीजिए राज्यसभा अगर कोई सिफारिश बोल दिया और उसको मान लेता है, तो ये इस विधेयक को संयुक्त रूप से पारित माना जाता है, ठीक है। यदि लोकसभा कोई सिफारिश नहीं मानता है तो उसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। नहीं मानता, दोनों सदन ने पारित कर दिया, ऐसा मान लिया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की सीमित शक्तियां हैं, बहुत लिमिटेड प्राप्त है। राज्यसभा के पास संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं, ठीक है। धन विधेयक को अस्वीकृति या संशोधित नहीं कर सकती है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब यह इम्पोर्टेंट है क्या कि धन विधेयक को किसकी सिफारिश पे जो है प्रस्तुत किया जाता है,
तो प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश पे जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, दोनों सदन द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है, या तो वह इस पर असहमति देते हैं राष्ट्रपति, या फिर उसे रोक लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए धन विधेयक पारित हो गया। पहली बात तो राष्ट्रपति के कहने पर ही धन विधेयक प्रस्तुत होता है। अब पारित हो गया तो राष्ट्र क्या होगा, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत होगा, तो उसमें क्या कंडीशन बनेगी, ये सहमति दे देंगे या उसे रोक लेंगे, पर वापस नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, रोक के बैठे रहेंगे। राष्ट्रपति से किसी दशा में सदन को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते, पहले बताया था। उसके पीछे रीज़न ये है, तर्क ये है कि उन्हीं की सहमति तो ये बिल आया है, अब आया है तो फिर वो कैसे वापस कर दें सदन को फिर से। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरह से इम्पोर्टेंट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों जल्द ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष जो है उपस्थित होऊंगा और आगे जो है हम बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप कमेंट करेंगे तो 2018 में जो सेकंड पेपर है उसका एनालिसिस जो है मैं आपके सामने जो है करूँगा और बताता चलूँगा, पर आप जब कमेंट्स करेंगे तो ही इसको किया जाएगा। दोस्तों पढ़ते रहिए, नमस्कार।